हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी सुचिता मैम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी हूं। आपने कल मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो तो देखा ही होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने देखा होगा और आपको बहुत इंतजार होगा कि मैम नेक्स्ट वीडियो कब डालेगी, है ना। तो आज हम अपना 7th क्लास का आज से हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा बच्चों पहला वीडियो चैप्टर नंबर 1 का मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, उसका क्या नाम है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्या नाम है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पादपों में पोषण। क्या बोलते हैं? पादपों में पोषण। प्लांट्स को हिंदी में पादप बोलते हैं, पेड़ पौधे भी बोलते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में पादप बोलते हैं। ओके, और न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषण। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, न्यूट्रिशन क्या होता है, क्यों लेना है, क्या फायदा है, क्या नहीं है, तो वो और न्यूट्रिशन हमें किन चीजों से मिलता है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर बहुत ही आराम से डिटेल में एक एक टॉपिक को समझते हुए पढ़ेंगे। ओके, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? एकदम रेडी होके बैठना है, कॉपी लेके बैठना है, पेन पेंसिल इरेजर जो भी है आपका वो लेके बैठना है। क्यों? क्योंकि जो मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगी, आपको दिख रहा होगा बहुत सारी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख के रखी है ना। तो ये जो सारी डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिख के रखी और भी अभी मैं लिखवाऊंगी, वो सभी आपको क्या करना है? लिखना है। ये नहीं कि हाँ बस मैडम ने बोल दिया, सुन लिया, हमने समझ लिया, काफी नहीं। ये भी नहीं कि हम तो वीडियो को बाद में भी देख लेंगे, वो देख लेना, समझ लेना, लेकिन नोट्स आपको कॉपी के अंदर नोट डाउन करके रखने हैं ताकि आप उसे याद करें और अपना टाइम बच सके। ठीक है, क्योंकि और इस तरीके से जैसा मैं आपको बनवा रही हूँ उसी तरीके से आपको अपने खुद के नोट्स बनाना आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? Nutrients are the components found in our food such as carbohydrate, vitamin, mineral, fat, etc. Nutrients वो कंपोनेंट होते हैं, वो तत्व होते हैं जो कि हमारे को फूड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फूड के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फैट एक्सेट्रा। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। हिंदी मीनिंग भी हम बच्चों देखते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि कई हिंदी मीडियम के बच्चे भी हमारे देखेंगे वीडियो, तो उनको भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ओके, तो न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। आपने देखा यहाँ पे हमारा हेडिंग क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? पोषण। पोषण किससे मिलके बनेगा? किससे मिल रहा है हमें? पोषक तत्वों से। पोषण हमें किससे मिलेगा? पोषक तत्वों से। जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, कभी कभार आप ये सोचोगे कि मैडम तो एक ही बात को दो बार बोल रही है, क्यों? ताकि आपको याद हो, और जिस तरह से मैं बोल रही हूँ उसी तरह से आपको भी बोलना है। तो पोषण हमें किससे मिलेगा? पोषक तत्वों से। न्यूट्रिशन हमें किससे मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि किसके अंदर फाउंड होते हैं, किसके अंदर हम मिलते हैं? फूड के अंदर मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ ही लिखा है, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल, फैट एक्सेट्रा। ओके, अब हमने ये तो देख लिया कि भाई हमें जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिएंट्स से मिलता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स काम क्या करते हैं? उनका फंक्शन क्या है? क्या काम करते हैं वो? आप किसको पसंद करोगे? आपके घर के अंदर भी वो जो बच्चा काम करता है ना, उसी मम्मी पापा ज्यादा पसंद करते हैं, है ना। पता है, जो काम नहीं करता उसको क्या मिलती है? डांट मिलती है। तो इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स का भी कुछ काम है, कुछ मेन वर्क है जो कि हमें लेना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखिए क्या लिखा है मैंने, न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी। न्यूट्रिएंट्स जो है क्या है? वो नेसेसरी है, यानी बहुत जरूरी है। किसके लिए? फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लिविंग है, मैं तो लिविंग हूँ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये आप सबको पढ़ के आए हैं बहुत अच्छे से, है ना। जो ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, जिनकी हाइट बढ़ती, खाना पीना सब करते हैं, जो अपने घूमते फिरते हैं, वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो न्यूट्रिएंट्स सबसे पहले तो किन के लिए जरूरी है? किन के लिए नेसेसरी है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये जरूरी है। अब किसके लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्यों जरूरी है? बिल्ड देयर बॉडी, यानी उनकी बॉडी को बिल्ड करने में, उनकी बॉडी को, उनके शरीर को बनाने के लिए जरूरी है। और टू ग्रो, है ना।
आप कभी एक दिन फास्ट रख लेते हैं, उपवास रख लेते हैं, तो आपका शरीर कैसा हो जाता है बताइए? आपका शरीर ऐसा निढाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको आज आपने फूड ही नहीं लिया, और फूड नहीं लिया तो फूड में क्या है? फूड में क्या है? फूड में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। फूड के अंदर क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। मतलब आपकी बॉडी में आज न्यूट्रिएंट्स नहीं गए, तो न्यूट्रिएंट्स नहीं गए तो न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, है ना? तो न्यूट्रिएंट्स नहीं गए हैं तो हमारी बॉडी ग्रोथ कैसे करेगी? ढीली ढाली हो जाएगी। कभी आपने देखा, जैसे ना मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा बहुत पतला दुबला है, तो कोई भी उसको देखता था ना तो क्या बोलते हैं, आप क्या इसको खिलाते पिलाते नहीं हो? खिलाते पिलाते यानी खाना पीना किससे रिलेटेड है? हमारी ग्रोथ से रिलेटेड है। यानी अगर हम खाना जो खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, उससे हमारी क्या होती है? ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। ठीक है। एंड थर्ड वर्क क्या है इसका? टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, है ना? यानी हमारी बॉडी के कुछ भी पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। अब आप कहते हो हमारे तो कोई पार्ट्स हो ही नहीं रहे, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी बॉडी की बहुत सारी जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, वो डैमेज हो रही होती हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए कौन मदद करता है? ये न्यूट्रिएंट्स मदद करते हैं। ठीक है। फिर एक और है प्रोवाइड द एनर्जी, है ना? जैसे मैं अभी बता रही थी कि कभी किसी दिन आप खाना नहीं खाते हो तो आपके अंदर क्या नहीं होती? एनर्जी नहीं होती, और एनर्जी नहीं होगी तो हम हमारे लाइफ प्रोसेस यानी हमारे जीवन के जो काम है बहुत सारे, वो हम नहीं कर पाएंगे। आपने देखा है स्कूल के अंदर भी आपका एक लंच टाइम रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? आप 2 घंटे 2.5 घंटे आप पढ़ाई कर लेते हैं, आपकी जितनी भी एनर्जी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, तो एनर्जी को वापस बनाने के लिए आपको स्कूल के अंदर एक लंच टाइम रखा जाता है, जिसके अंदर आप लंच कर सके, वापस एनर्जी को कैरी कर सके, और वापस 2-2.5 घंटे आगे का आप लेक्चर अटेंड कर सके। और आप देखते हैं जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, तो मॉर्निंग में उठने के बाद स्कूल जाने से पहले भी आपकी मम्मी आपको जो है ब्रेकफास्ट करवाती है, मिल्क आप लेते हैं, कुछ सॉलिड फूड भी आप ले सकते हैं, ऑयल्स वगैरह जो भी है वो आप लेते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे, ताकि आपका बॉडी ग्रोथ कर सके, ताकि आपका बॉडी जो है बिल्ड हो सके। अंडरस्टैंड? तो आई होप आपने अच्छे से न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स के जो काम है वो बहुत ही अच्छे से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। ठीक है। आगे का आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको आराम से लिख सकें। ओके, तो अब हम जो है आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बच्चों, वो है हमारा न्यूट्रिशन। ओके, इन सभी डेफिनेशन को आपको लिखना है और लर्न भी करना है, क्योंकि ये सभी आपको कॉपी के अंदर, एग्जाम के अंदर बीच में ऐसे क्वेश्चन जब आपके पूछे जाएंगे तो आपको काफी हेल्प करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? पोषण। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या बोलते हैं? पोषण। अब हमें ये तो पता हो गया कि न्यूट्रिशन जो है वो किससे मिलेगा, बोल के बताओ, 1 मिनट में रिकॉल करो। न्यूट्रिशन हमें कैसे मिलेगा? न्यूट्रिएंट्स की मदद से। ठीक है, तो न्यूट्रिशन होता है क्या, उसकी भी हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इज द टेकिंग फूड बाय, आपको जिस तरह से मैं लिखवा रही हूं कि मैंने एक हेडिंग लिखी है, उसके नीचे आप देख रहे हैं मैंने अंडरलाइन किया है। ठीक है, और उसके बाद में एक मैंने बनाया है साइन, उसके बाद ये डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करी है, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। ओके, and its utilization आपको आई होप समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है मैंने। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी।
क्या है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक मोड है, एक प्रक्रिया है। क्या है? टेकिंग फूड, फूड को लेना, किसके द्वारा? बाय एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को लेना और इसको यूटिलाइज करना। किसके लिए? हमारी बॉडी के द्वारा इसको यूटिलाइज करना। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी पोषण बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। मैं वापस रिकॉल करेंगे, न्यूट्रिशन किससे मिलता है? हमें न्यूट्रिएंट्स से मिलता है। न्यूट्रिएंट्स के कोई एक दो एग्जाम्पल बताइए। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल एक्सेट्रा। ओके, अब न्यूट्रिशन जो है इसके भी कुछ टाइप्स है, इसके भी कुछ मोड्स है, तो वो हम देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, कुछ चार्ट बनाएंगे हम, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, हाउ मेनी टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपका आंसर होगा 2 टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, फर्स्ट हम लिखेंगे ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड हम लिखेंगे हेट्रोट्रॉफिक। ओके, फर्स्ट मोड इज ऑटोट्रॉफिक, सेकंड मोड इज हेट्रोट्रॉफिक। ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। ऑटोट्रॉफिक को हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी और हेट्रोट्रॉफिक को हम बोलते हैं विषमपोषी। ओके, अब ऑटोट्रॉफिक को अगर हम इस वर्ड को डिवाइड करें, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है उसका आंसर इसी वर्ड के अंदर छुपा हुआ है। अगर हम इस वर्ड को डिवाइड करें तो ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, यानी खुद। ओके, सॉरी, और ट्रॉफिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। ओके, जो खुद अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, लेते हैं। यहां पे हेट्रोट्रॉफिक का मतलब अगर हम इसको भी वर्ड को देखें तो हेट्रो मीन्स होता है अदर्स और ट्रॉफिक मीन्स वही न्यूट्रिशन। ओके, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, यानी जो खुद अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, खुद अपना फूड बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। अब हम जो है इनकी एक एक की डेफिनेशन देखेंगे, एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इनके मैंने हिंदी मीनिंग भी बताए हैं। इसके लिए अब इनकी डेफिनेशंस लिखने के लिए मुझे आपको ये वाली डेफिनेशन को इरेज करना पड़ेगा। 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको इरेज कर सकूं। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मेरे साथ बोलेंगे 2 टाइप्स, विच इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑटो? ऑटो मीन्स सेल्फ। ओके, चलिए फर्स्ट हम लेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लेंगे। It is a process
It is a process where an organism prepare its own food from simple inorganic material like water. इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं उसके बारे में अभी आपको इतना नहीं जाना है, तो आप जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे तब हम देखेंगे. ओके, लाइक वाटर, मिनरल सॉल्ट लेंगे और साथ में क्या लेंगे, एंड कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा मन में याद करेंगे, CO2. कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. किसकी मदद से, सबसे ज्यादा सनलाइट की मदद से. ओके, सनलाइट के अंदर ये होता है. एग्जाम्पल, green plants and some bacteria. ओके, ये हुई हमारे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन. देखिए क्या है, इट इज अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड. ये सॉरी, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे कि ऑर्गेनिज्म जो है, अब कौन सा ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. काई से, इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे लाइक अ वाटर, मिनरल सॉल्ट, अब इसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट आ जाते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में ये अपना फूड बनाते हैं. जैसे कि एग्जांपल हमारे ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया. तो इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, तो इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को आप 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे हेटरोट्रॉफिक के लिखेंगे. ओके, अब हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में लिखेंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि हमें दोनों की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल आना चाहिए. ओके, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसके बारे में अब हम लिखने जा रहे हैं. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या बोलते थे, विषम पोषी. ठीक है, इट इज सॉरी मोड ऑफ इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्या है ये, मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms depend upon other
अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर मतलब जैसे कि मैंने बताया था हेटेरो मीन्स क्या होता है, अदर होता है, ठीक है। फॉर फूड फ्रॉम, किसके लिए, फूड सोर्सेस के लिए, ओके, फूड सोर्सेस टू सर्वाइव, काय के लिए लेना है, ताकि वो सर्वाइव कर सके, है ना। जैसे कि अपन जो है, अपन क्या है, अपन भी हेटेरोट्रॉफिक है, आगे मैं बताऊंगी, है ना, हेटेरोट्रॉफिक है अपन, और अपन फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, काय के लिए, सर्वाइव करने के लिए, है ना। आगे लिखेंगे हम, they can't make, हम नहीं बना सकते, है ना, their own food, ओके। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, क्या होंगे इनके एग्जाम्पल, बताओ। ह्यूमन एंड एनिमल्स, ओके। तो बच्चों आज हम इतना ही देखेंगे, कल हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन ज्यादा है, लेकिन जो मैंने आपको चार्ट फॉर्म में बनवाया था, आपको वैसे ही चार्ट बना के दोनों मोड्स के नाम याद करने हैं, ठीक है। उनके एग्जाम्पल्स भी आप बहुत सारे नीचे लिख सकते हैं, है ना। और टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है आज के हमारे टॉपिक का, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी, ओके। तो प्रकाश संश्लेषी का मतलब क्या होता है, देखिए फोटोसिंथेसिस वर्ड को अगर हम डिवाइड करें तो फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट, ओके। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, क्या होता है, टू कंबाइन होता है, अंडरस्टैंड, यानी मिल जाना, ओके। कंबाइन यानी मिलना, किसी चीज को मिक्स हो जाना, उसको हम बोलते हैं सिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ये डेफिनेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और जब आपको पूरा फोटोसिंथेसिस का टॉपिक लिखने के लिए आएगा तब भी आपको ये चीज लिखनी है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों, द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फूड का सिंथेसाइज तो होता है, सब जगह होगा, लेकिन रात में भी होता है, लेकिन क्या रात में सनलाइट है, नहीं। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि सिंथेसिस ऑफ फूड, परंतु किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में फूड का सिंथेसाइज होना ही क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है, क्योंकि नाम में ही फोटो है। फोटो मीन्स लाइट, लाइट मीन्स प्रकाश। यहाँ पे कोई ट्यूबलाइट के प्रकाश की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नेचुरल लाइट की बात हो रही है, और नेचुरल लाइट हमें किससे मिलती है, सन से मिलती है। इट मीन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो कब होगा, डे टाइम में होगा, दिन के समय में होगा, रात के टाइम में नहीं होगा। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में फूड का सिंथेसाइज होना ही क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से फूड मेकिंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस क्या है, फूड मेकिंग प्रोसेस है, ओके। फूड मेकिंग प्रोसेस किन के अंदर, इन प्लांट्स, नॉट इन एनिमल्स, नॉट इन ह्यूमन बीइंग, ओके। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी प्लांट्स के अंदर जो फूड बनने का जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। कल हमने देखा था ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स तो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, वो तो अपना न्यूट्रिशन खुद बना ही नहीं सकते, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, वो किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, है ना। तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। कल हमने देखा था प्लांट्स क्या, ऑटोट्रॉफिक, यानी इट मींस वो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन खाना बनाने का भी तो एक प्रोसेस होगा ना, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, फोटोसिंथेसिस बोला है। देखो बच्चों, मैंने बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको फोटोसिंथेसिस जो एक प्रोसेस है, आप देखते हैं बुक में भी एक बहुत लंबा चौड़ा इसका पैराग्राफ होता है, अपन उसे बस लिख लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, याद कर लेते हैं, बस खत्म कहानी नहीं।
फोटोसिंथेसिस को एक अलग तरीके से समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कोशिश करी ताकि आपको ये रटना ना पड़े, आपको समझ में आना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ताकि कभी आप इसके बारे में भूल भी जाओ तो आप इसकी को समझावा रहेगा तो आपको लिखने में आसानी होगी। तो मैंने अभी सबसे पहले आपको क्या बताया कि फोटोसिंथेसिस, पहले वर्ड को हमने डिस्क्राइब किया है, वर्ड का मीनिंग जाना है, फिर ये प्रोसेस क्या होता है इसका हमने देखा है। मैंने आपको बोला कि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आपको बस इतना ही लिखना है। इन अदर वर्ड्स में भी हम इसको क्या बोल सकते हैं ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। मैं आपको बोलूं कि आपको पिज्जा बनाना है, तो पिज्जा बनाने के लिए आपको कुछ मटेरियल्स की जरूरत होगी, है ना। तो इसी तरह से फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट्स के अंदर, प्लांट के अंदर खाना बनेगा, खाना बनाना है प्लांट को, तो खाना बनाना है, फूड मेकिंग प्रोसेस करना है, तो उसके लिए उसको कुछ मटेरियल भी तो चाहिए। तो वो मटेरियल क्या क्या है उसको मैंने एक चार्ट के फॉर्म में लिख दिया है, तो अब आपको आसानी से याद हो जाएगा। फर्स्ट है वाटर, सेकेंड इज मिनरल्स, थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ इज ग्रीन पिगमेंट एंड फिफ्थ इज सनलाइट। ओके, ठीक है। तो वाटर जो है प्लांट को कहाँ से लेते हैं, वो कहाँ होता है, अपन पानी का देते हैं प्लांट के अंदर, मिट्टी के अंदर देते हैं ना, मिट्टी के अंदर प्लांट लगा होता है, मिट्टी या ऊपर हवा में देते हैं, नहीं मिट्टी के अंदर देते हैं। तो जो सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट होता है वाटर, उसके द्वारा ये वाटर लेता है, ठीक है। मिनरल्स कहाँ से लेता है, मिट्टी के अंदर ही होता है, और डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी, अभी शॉर्ट में बता रही हूँ। सॉइल के अंदर ही मिनरल्स होते हैं, मिट्टी के अंदर ही हम प्लांट को क्यों लगाते हैं, पत्थर में क्यों नहीं लगा देते, क्यों, क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, है ना। तो सॉइल के द्वारा ही मिनरल्स लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, इन एयर, एयर के अंदर जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, अब वो अंदर कैसे एंटर होती है वो भी अभी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी मैं मेन मटेरियल बता रही हूँ, मटेरियल जो है कहाँ से मिल सकता है वो बता रही हूँ, ठीक है। फिर आता है ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट कहाँ होता है, लीफ के अंदर होता है। अब सनलाइट उसको चाहिए, वो कहाँ से, सन के द्वारा मिलेगी। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे आता है कि जो सॉइल के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो प्लांट का कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स। जो वाटर है वो कौन एब्जॉर्ब करती है, रूट्स करती है। मिनरल्स पानी के अंदर ही मिक्स हो जाते हैं और वो भी रूट्स के द्वारा ही आते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है प्लांट के अंदर, स्टोमेटा के द्वारा अंदर एंटर होती है। अब स्टोमेटा क्या, वो आगे अभी मैं बताऊंगी आपको। ओके, फिर उसके बाद ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो कहाँ पे किसके द्वारा होता है, लीफ के द्वारा। और सनलाइट जो मतलब जो ग्रीन पिगमेंट होता है वो लीफ के अंदर ही एब्जॉर्ब हुआ हुआ होता है। और जो सनलाइट है, जो सूर्य का प्रकाश है, उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, उसको करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, यही ग्रीन पिगमेंट होता है। बच्चों क्लोरोफिल क्या है, व्हाट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, इज अ ग्रीन पिगमेंट एंड इट इज प्रेजेंट इन लीफ। लीफ के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ही लीफ का कलर ग्रीन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको अपनी कॉपी के अंदर मेंशन कर लेना है कि लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लीफ। लीफ के अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस होने के कारण लीफ का कलर ग्रीन होता है। और क्लोरोफिल जो एक पिगमेंट है, ठीक है, एक वर्णक है, वो क्लोरोफिल कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। आपने देखा है बहुत सारी लीफ जो अलग अलग कलर्स में भी होती है, कुछ है ना मैरून कलर की होती है, कुछ ब्राउन कलर की होती है, रेड कलर की होती है। क्यों होती है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर उस कलर के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से उन लीफ का कलर वो हो जाता है। ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, आफ्टर फोटोसिंथेसिस टॉपिक। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि मटेरियल कौन कौन से चाहिए, वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन पिगमेंट एंड सनलाइट। ओके, अब यहाँ पे हमने देखा रूट्स, तो आप जानते ही हैं रूट्स क्या होती है। आई होप आपने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं रूट्स क्या होती है। स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा क्या होता है वो हमें देखने की जरूरत है। टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, these pores are called stomata and it is surrounded by guard cell। देखिए बच्चों, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा लीफ है, ओके, लीफ की जो सरफेस होती है उसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी छिद्र होते हैं।
ठीक है, छिद्र होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। और ये जो स्टोमेटा होते हैं, अब जिस तरह से यूं होते हैं, ठीक है, और ये इसके चारों तरफ जो है एक सेल होती है जिन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल। नाम से पता चल रहा है, गार्ड सेल यानी जो उसकी रक्षा करती है। जब एयर को अंदर एंटर होना होता है तो ये फूल जाती है, ओपन हो जाती है, और जब एयर को निकलना होता है तो ये वापस क्लोज हो जाती है। तो इस चीज फॉर्मेशन को मदद करने में कौन मदद करता है, गार्ड सेल्स मदद करती है। ठीक है, ये ओपनिंग स्टेज बनाया है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं जो लीफ के अंदर होते हैं। लीफ की जो सरफेस होती है उसके ऊपर बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स यानी छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। ओके, तो यहाँ अब हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो सॉइल के अंदर से जो वाटर रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है वो कैसे होता है, पूरा प्रोसेस कैसे होता है, वो सारी चीजें हम इसके अंदर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन आई होप आपको ये चार्ट समझ में आ रहा होगा, आपको डेफिनेशन समझ में आ रही होगी। अगर इसमें रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज बच्चों आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमें ये चीज इसके अंदर समझ में नहीं आई है। आई होप आपने ये मेथड इससे पहले कहीं नहीं देखा होगा, इस तरह से मटेरियल को आइडेंटिफाई करना, देखना। ठीक है, तो 1 मिनट आप ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप कॉपी के अंदर इसे नोट डाउन कर सके। फोटोसिंथेसिस, ओके, यानी प्रकाश संश्लेषण कैसे काम करता है, उसका क्या प्रोसेस रहता है, क्या प्रक्रिया रहती है, वो हम देखेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे कुछ एक डायग्राम सा भी नजर आ रहा है, कुछ थ्योरी भी नजर आ रही है, बहुत कुछ लिख के रखा है मैम ने, है ना। तो उसके लिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या होता है वो हमने समझ लिया था, लेकिन ये कैसे प्रोसेस करता है वो हम देखेंगे। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये अर्थ के ऊपर एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है, एक ये नेचुरल प्रोसेस है। इसके अंदर कोई मनुष्य, कोई एनिमल, कोई भी साथ नहीं देता, ये अपने आप होता है, ये प्लांट की मदद से होता है। In this process, water and minerals are transported. In this process, हम first word क्या है, water. Water and minerals are transported to the leaf. आपको पता है बच्चों कि मैंने जो आपको चार्ट बनवाया था उसके अंदर हमने जो मटेरियल वाला चार्ट बनाया था, मटेरियल के अंदर सबसे पहला हमने मटेरियल कौन सा लिया था, वाटर। और वाटर जो है किसके द्वारा एब्जॉर्ब हुआ था, सॉइल के द्वारा, और मतलब सॉइल के अंदर प्रेजेंट था, और किसके द्वारा एब्जॉर्ब हुआ था, रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब हुआ था। और मिनरल्स हमने देखे थे, मिनरल्स भी किसके अंदर प्रेजेंट थे, सॉइल यानी मिट्टी के अंदर प्रेजेंट थे, जो कि वाटर के अंदर मिक्स हो गए, किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो रहे थे, रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहे थे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, साथ में हम इस डायग्राम को देखेंगे। पहले आपने इस लाइन को पढ़ा कि इन दिस प्रोसेस वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द रूट्स। देखिए बच्चों, वाटर और मिनरल्स जो है लीव्स तक ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। क्यों लीव तक क्यों जाना है, क्योंकि हमने देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, प्लांट के अंदर, इन द लीफ के अंदर होता है। तो लीफ इज द किचन ऑफ द प्लांट, है ना। आपके घर के अंदर जो बहुत सारा सामान आता है, पल्सेस आती है बाजार से, अपन बहुत सारा सामान लेकर आते हैं खाना बनाने के लिए, तो उन्हें कहाँ लेके जाया जाता है, किचन के अंदर लेके जाते हैं, है ना, या बेडरूम में रख देते हैं, ड्राइंग रूम में रख देते हैं, नहीं, किचन में। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे प्लांट नजर आ रहा है, एक प्लांट नजर आ रहा है, लीव नजर आ रही है, ये कुछ यहाँ पे मिट्टी है, सॉइल है, ठीक है ना, रूट्स आपको नजर आ रही है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो हमारा जो रूट्स होती है, रूट्स क्या करती है, जब हम पेड़ों के अंदर पानी देते हैं, ठीक है, उस पानी के अंदर मिट्टी में जितने भी मिनरल्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और फिर ये जो रूट्स होती हैं, रूट क्या करती है, उस पानी को, उस वाटर को एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। और वो एब्जॉर्ब करके जो आपको यहाँ पे स्टैंड नजर आ रहा है, इस स्टैंड के अंदर
स्टेम की मदद से कहाँ तक पहुंचाती है, लीफ तक पहुंचाती है, पूरे प्लांट पार्ट्स तक ये वाटर और मिनरल्स पहुंचते हैं। ओके, अब लेकिन यहाँ पे अभी जैसे कि आपको पता है हमारे घर के अंदर एक मोटर लगी हुई होती है, नीचे लगी हुई होती है, और पानी हमें टंकी के अंदर पहुंचाना होता है। टंकी कहाँ होती है, ऊपर होती है, रूफ के ऊपर होती है ना। तो नीचे टैंक में फिर पानी छत पे टंकी में पहुंचाना है, वो किनकी मदद से होती है, बीच बीच में बहुत सारे पाइप होते हैं, पाइप की मदद से हमारा पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है ना। इसी तरह से परमेश्वर ने, ईश्वर ने हमारे यहाँ पे प्लांट के अंदर भी क्या बनाई है, वेसल्स बनाई है। क्या बनाई है, वेसल्स बनाई है। वेसल्स क्या होती है, इलांगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर द कंडक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड वाटर आर नॉन एज वेसल। यानी जो स्टेम होता है, स्टेम के अंदर इस तरह से देखिए, इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, लाइक अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर से जो है ये वाटर और मिनरल्स जो है ऊपर यहाँ पे पहुंचता है। जहां जहां पे पूरे, मैंने यहाँ पे केवल 2 लीफ बनाई है, इसका मतलब ये नहीं प्लांट में 2 ही लीफ होती है, कोई कहाँ होती है, कोई कहाँ होती है ना, कोई कहाँ होती है। तो पूरे प्लांट प्रोडक्ट, पूरे ट्री के अंदर जहां जहां भी लीफ होती है वहां पे इस तरह से एक पाइप का नेटवर्क बिछा हुआ होता है। ठीक है, स्टेम में, स्टेम से जो ब्रांचेस जा रही होती है उनके अंदर, रूट्स के अंदर, तो वो उसके अंदर ये वाटर और मिनरल्स जो है उनकी हेल्प से लीफ तक पहुंचता है। आई चीज समझ में। अब यहाँ पे आपको एक बात, वर्ड नजर आ रहा होगा, सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, आपको पता है कि सॉल्वेंट के अंदर जब कुछ मिला देते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। यानी वाटर हमारा यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के अंदर जो मिनरल्स इसके अंदर ऐड होंगे उन्हें यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, सॉलिड बोल दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वेसल्स की डेफिनेशन भी अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन आपको करनी है। तो पहली बात आगे यहाँ पे आपको समझ में कि वाटर और जो मिनरल्स हैं वो किसकी मदद से जाएंगे, वेसल्स की मदद से जाएंगे, और कहां तक जाना है, लीफ तक जाना है। ठीक है, ये लाइन आ गई आपको समझ में। सॉरी, आगे नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, एंड द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल हेल्प्स लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। वाटर और मिनरल्स आ गए लीफ के पास में। अब लीफ के अंदर खाना क्यों बनना है ये हमने पहले समझ लिया था। क्यों, क्योंकि लीफ के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। ओके, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ही लीफ का कलर ग्रीन होता है। ओके, तो ये प्रेजेंट होने के कारण लीफ के अंदर खाना बनता है। अब ये क्लोरोफिल का क्या वर्क है, क्लोरोफिल जो है हेल्प लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। सनलाइट की जो एनर्जी है, सनलाइट की एनर्जी तो सब तरफ जा रही है, मुझ पे भी आएगी, अभी अपन धूप में खड़े हो जाएंगे तो हम पे भी आएगी, है ना, सड़क पे भी आएगी, सब तरफ हमारे सन की एनर्जी आ रही है। लेकिन उस सन एनर्जी को कैप्चर करने की ताकत किसके अंदर है, इस क्लोरोफिल के अंदर है। किसके अंदर है, इस क्लोरोफिल के अंदर इस एनर्जी को कैप्चर करने की ताकत है। इसीलिए क्योंकि हमें सनलाइट भी चाहिए। ठीक है, खाना कहाँ बनता है, गैस के ऊपर बनता है, और गैस के ऊपर बनने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, गैस के ऊपर रखना पड़ता है। इसी तरह से हमारी क्या है, हमें इस सनलाइट को चाहिए, सनलाइट चाहिए खाना बनाने के लिए, एनर्जी चाहिए। ओके, इसीलिए लीफ के अंदर खाना बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि लीफ के अंदर क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, और क्लोरोफिल के अंदर ताकत होती है, वो एनर्जी को, सनलाइट को कैप्चर करता है। ओके, तो तीसरा प्रोडक्ट हमें मिल गया, वाटर और मिनरल हो गया, हमारा सनलाइट हो गया। आगे देखिए, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू, अब एनर्जी हमें मिल गई, अभी एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होगी, जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि हम फूड लेते थे, फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। अब एनर्जी को हम कहाँ यूज में लेते थे, हमारे जीवन के बहुत सारे एक्टिविटीज को करने के लिए। इसी तरह से प्लांट के अंदर जो एनर्जी को लिया गया है वो एनर्जी कहाँ पे यूज आएगी, सिंथेसाइज फूड को सिंथेसाइज करने के लिए। और फूड जो है कौन से फॉर्म में बनता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनता है। फूड कौन से फॉर्म में बनता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, ये आपको याद होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनता है। और एक और चीज, और क्या मिल रहा है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या चाहिए हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमने पढ़ा था, लीफ के अंदर क्या होते हैं, लीफ के अंदर जो होते हैं हमारे
छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन टिनी पोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? मैंने बताया था ना, स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करती है। लिखा है मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रैकेट में लिखा है विच एंटर थ्रू स्टोमेटा, जो कि स्टोमेटा के द्वारा एंटर करती है। क्लियर? फिर उसके बाद में और क्या चाहिए? और वाटर। वाटर तो इसमें मिल ही रहा है। तो ये है हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। देखिए बच्चों, अभी तक हमने आपके बुक में जैसा कि लिखा है, टुकड़ों टुकड़ों में बहुत सारा थ्योरी दे रखा है। मैंने उसको एक समराइज करके आपके सामने एक प्रोसेस लिखा है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। आप इसे प्लीज कॉपी के अंदर जरूर पे नोट डाउन करिएगा। ऐसा मैटर आपको मतलब बहुत ही अलग तरीके से मैंने लिखवाया है, जिसे आप पूरा लिखिएगा। अब इस प्रोसेस को हमने क्या किया है, एक इक्वेशन के द्वारा लिखा है। आपके बुक में इक्वेशन लिखी हुई है, आपको इसी तरह से लिखना है। हमने देखो रटना कुछ भी नहीं है, आपको केवल समझना है। क्यों इस तरह से लिखा है? तो बच्चे सोचते हो ये पता नहीं क्या है। ये कुछ भी नहीं है। ये जो हमने थ्योरी लिखी है उसको एक फॉर्मूला टाइप में लिख दिया, इक्वेशन टाइप में हमने उसको लिख दिया है। तो हमने क्या लिया है? कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, वाटर लिया है और सनलाइट लिया, क्लोरोफिल लिया है। इनके प्रेजेंस में हो रहा है ना ये। तो हमारे को अब क्या मिलता है? हम बहुत सारी चीजें लाके किचन में रखेंगे, लेकिन हमें खाना चाहिए होता है। तो आप मम्मी से पूछते हैं ना, मम्मी क्या बनाया? तो ऐसे प्लांट ने क्या बनाया भाई? कार्बोहाइड्रेट बनाया, और साथ में इसने क्या रिलीज किया है? O2। O2 क्या होता है? ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में कंक्लूजन लिखा है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन इज रिलीव्ड थ्रू स्टोमेटा। अब ऑक्सीजन रिलीज तो हो रही है, लेकिन किसके द्वारा हो रही है? इस स्टोमेटा के द्वारा। क्यों? क्योंकि दोनों गैस के फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, और गैस जो है वो स्टोमेटा के द्वारा एंटर भी हो सकती है और रिलीज भी हो सकती है। एंड कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स इन लीव, और जो खाना है वो कहाँ बन के तैयार होता है? कहाँ पे स्टोर होता है? लीव के अंदर। खाना बना लेती है मम्मी आपके घर में तो किचन में ही रखती है ना, या खाना बनते ही अलग अलग रूम में रख देते हैं? नहीं, है ना। इसी तरह से जो प्लांट फूड बना रहा है कार्बोहाइड्रेट, वो भी कहाँ रखती है? लीव के अंदर स्टोर करके रखती है। और कौन से फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में रखती है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का ही एक फॉर्म कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो है ये मैंने इस तरह से लिखा है। आप प्लीज इसे कॉपी के अंदर जरूर से लिखिएगा, और आपको ये, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो आपको टिपिकल नहीं लगेगा। ओके, इस तरह से आप ये लिखिए और इन्हें याद भी करिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखेंगे कि हमने क्या देखा था कि जब फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब फूड प्रोसेस होता है, तो उसके अंदर हमने देखा था कि फूड जो है, जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो कौन से फॉर्म में बनता है? स्टार्च के फॉर्म में बनता है। और काई के अंदर प्रेजेंट होता है, लीफ के अंदर प्रेजेंट होता है। तो लीफ के अंदर क्या वाकई में स्टार्च प्रेजेंट है? तो उसका टेस्ट हम करेंगे। यहाँ पे लिखा है टेस्ट फॉर स्टार्च। ओके, टेस्ट फॉर स्टार्च लिखा है, और यहाँ पे इसके स्टार्च के लिए हम एक आयोडीन सॉल्यूशन होता है वो काम में लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 2 लीफ बनाई है। एक लीफ जो है सनलाइट में रखी हुई है, और एक लीफ जो है डार्कनेस यानी कोई बॉक्स में या अंधेरे कमरे में रखी है 3 से 4 दिन। तो जब हम इन दोनों लीफ को लेते हैं 3 से 4 दिन के बाद में, और इनके ऊपर जब आयोडीन की कुछ बूंदे डालते हैं, तो आयोडीन का एक ही नियम होता है कि जब आयोडीन डालते हैं और अगर स्टार्च प्रेजेंट होता है तो स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो जब हमने सनलाइट वाली लीफ के अंदर आयोडीन की ड्रॉप्स इसके ऊपर गिराई, तो इसने ब्लू ब्लैक कलर देगा ये, और ये नहीं देगा। इट मीन्स क्या है कि इस लीफ के अंदर जो फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके बच्चों, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्गी। ओके, एल्गी को हिंदी में क्या बोलते हैं? शैवाल। क्या बोलते हैं? शैवाल। इधर देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई बार जो है पानी के अंदर ग्रीन ग्रीन से हमें नजर आता है, ठीक है, वही एल्गी है। लेकिन साइंस की भाषा में जो हम इसको क्या बोलेंगे? इट इज फ्लेमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। यानी जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं वहाँ पे फ्लेमी यानी फिसलन सी रहती है, हमारा पैर उसके ऊपर स्लिप हो सकता है, और ग्रीन पैचेस होते हैं जिसको हम एल्गी बोलते हैं। और दे कंटेन क्लोरोफिल, उनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, विच गिव्स देम ग्रीन कलर। वो ग्रीन कलर की क्यों होती है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्गी ग्रीन कलर की क्यों होती है? तो एल्गी के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिस कारण वो ग्रीन कलर की होती है।
therefore algae are green in color. algae is autotrophic. अब देखिए जब algae ग्रीन कलर की है और उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जिसके हमने देखा था कि प्लांट के अंदर जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो वो अपना फूड खुद बना सकते हैं, वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। इसी तरह से जब एल्गी के अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो एल्गी भी क्या हुआ, ऑटोट्रॉफिक हुआ, बिकॉज क्योंकि दे कैन प्रिपेयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि ये भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना खुद बना सकते हैं। जो एल्गी है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, बल्कि एल्गी के ऊपर और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं, वो आगे हम टॉपिक में देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एल्गी के बारे में 3 पॉइंट्स लिखे हैं। एल्गी क्या होता है, एल्गी के अंदर क्या कंटेन होता है और एल्गी क्या है, ये सारी चीजें हमने लिखी है। इसको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। आगे हम टॉपिक पे आते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड। प्लांट में जो फूड बनता है उसका सिंथेसिस हम देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा है कार्बोहाइड्रेट का। बाय फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो उसका सिंथेसिस होता है, वो किसके द्वारा बनता है, उसके अंदर कौन से 3 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड फैट बाय, ये जो कार्बोहाइड्रेट बनता है सबसे पहले किसका सिंथेसिस हुआ, कार्बोहाइड्रेट का। फिर कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस होने के बाद में जो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट का सिंथेसाइज करता है। प्रोटीन और फैट का सिंथेसाइज कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। अब हम प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। प्रोटीन फॉर्म नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। कोई आपसे पूछे व्हाट इज प्रोटीन, व्हाट आर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स क्या होते हैं, तो प्रोटीन जो है नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होते हैं विच कंटेन नाइट्रोजन, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अभी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं। ओके, प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म। जैसे हमने देखा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर कि जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो प्लांट ने गैस के फॉर्म में उन्होंने स्टोमेटा के द्वारा एब्जॉर्ब किया था, रिलीज किया था। परंतु जो नाइट्रोजन है उसको, प्लांट को नाइट्रोजन तो चाहिए लेकिन वो गैसियस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। दे कैन एब्जॉर्ब बाय सॉइल। जो नाइट्रोजन है वो प्लांट किसके द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं, और ये राइजोबियम का क्या काम होता है, ये राइजोबियम दैट कन्वर्ट gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको लेते हैं, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को लेते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया और उसको नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस के अंदर यानी नाइट्रोजन के और दूसरे कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और उसको मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर रिलीज कर देते हैं। अब जब मिट्टी के अंदर कोई कुछ चीजें आ गई हैं, ठीक है, तो these are absorbed by the plants along with वाटर। तो क्या होगा, जैसे कि मान लो ये अपना प्लांट है, इसकी रूट्स है ना, यहाँ पे ये मिट्टी के अंदर है, तो अपन ने देखा था कि जब वाटर ये एब्जॉर्ब करता है तो वाटर के साथ में हमने देखा था कि सॉइल के जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है तो इसके अंदर ये नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस भी जो होंगे वो भी ये एब्जॉर्ब कर लेगा और प्लांट इसको अंदर ले लेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोटीन क्या है, एक नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है जिसको प्लांट गैसियस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, परंतु ये जो है इसको राइजोबियम बैक्टीरिया गैसियस फॉर्म्स को कन्वर्ट करता है, दूसरे फॉर्म में लेकर आता है, उसको वो मिट्टी के अंदर रिलीज कर देते हैं और फिर उसको प्लांट वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब करता है। और हमने देखा है कि जब सॉइल के अंदर है ना नाइट्रोजन की कमी होने लगती है तो जो फार्मर है, जो किसान है, वो फर्टिलाइजर्स के रूप में यानी कीटनाशक दवाइयों के रूप में अलग ऊपरी आउटसाइड फॉर्म में नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है। एनपीके जिसको अपन बोलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, है ना, उसके फॉर्म में अलग अलग दवाइयों के फॉर्म में नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ सिंथेसिस देखे हैं कुछ फूड के। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है हमारा टॉपिक, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हमारा है, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था हाउ मेनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, 2 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर देयर। ओके, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकंड इज
हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब अगर आपसे पूछे कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसको कौन कौन से प्लांट उसको फॉलो करते हैं, तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 4 टाइप्स हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है 4 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक प्लांट। फर्स्ट इज पैरासिटिक प्लांट, सेकंड इज इंसेक्टिवोरियस प्लांट, थर्ड इज सैप्रोफाइटिक प्लांट, फोर्थ इज सिम्बायोटिक प्लांट। ओके, तो ये 4 टाइप्स हैं जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, इसलिए हमने इसको हेटरोट्रॉफिक प्लांट बोला है। ओके, तो इसका मैंने देखो यहाँ पे एग्जांपल भी लिखे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा जाता है, केवल टाइप्स के नाम पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे टाइप्स के नाम लिखने हैं और नाम के साथ में इनका एक एक एग्जाम्पल भी लिखना है। भले एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी आपको लिखना है। ओके बच्चों, तो पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल क्या है, कसकटा। इंसेक्टिवोरियस का एग्जाम्पल क्या है, पिचर प्लांट। और सैप्रोफाइटिक का मशरूम एंड सिम्बायोटिक का एल्गियन फंगाई। ये 4 है और चारों का मैंने एक एक एग्जाम्पल लिखा है। और चाहे तो इसमें और भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ओके, तो अब हम हमारा फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, वो है हमारा पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं बच्चों, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, परजीवी पादप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परजीवी। यानी नाम से समझ में आया, परजीवी यानी दूसरों के ऊपर जीवन यापन करने वाले, जो मतलब अपना खाना खुद नहीं बना सकते। क्यों वो अपना खाना खुद क्यों नहीं बना पाएंगे प्लांट, क्यों, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। दे हैव नो क्लोरोफिल, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होने के कारण उनको दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अ प्लांट लिव्स ऑन अनदर लिविंग प्लांट एंड derive its nutrition from the latter। यानी इस प्रकार के न्यूट्रिशन के अंदर एक प्लांट किसी और अन्य लिविंग प्लांट के ऊपर डिपेंड होता है, उसके ऊपर रहता है और फिर उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, और अब इसमें देखिए कुछ टर्म्स हैं जो मैंने लिखा है और वो आपको याद करना जरूरी है। पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है, द प्लांट दैट डिराइव न्यूट्रिशन इज कॉल्ड अ पैरासाइट। यानी वो प्लांट जो कि दूसरों से न्यूट्रिशन को लेता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। और होस्ट क्या होता है, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड अ होस्ट। यानी वो प्लांट जिसके ऊपर कोई दूसरा प्लांट मतलब उसके ऊपर रहता है, वो प्लांट उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल हमने लिखा है कसकटा। कसकटा किस टाइप का प्लांट है, कोई आपसे पूछे कि कसकटा क्या है, किस टाइप का है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, अ येलो वाइली ब्रांच स्ट्रक्चर ट्रेनिंग अराउंड अ स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, दिस इज कॉल्ड कसकटा। यानी एक येलो कलर का वाइली ब्रांच स्ट्रक्चर होती है और ये एक जैसे आपने बेल अगर आपने देखी है तो वो मतलब पूरे एक प्लांट के ऊपर वो पूरी एक जैसे जाल टाइप में वो बना लेती है, उसी तरीके से ये कसकटा होता है और येलो कलर का होता है। इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है जिस कारण ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये मोस्टली मलेशिया के जंगलों में देखने को ये मिलता है। और भी है, रैफलेशिया भी है, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी आपको केवल एक एग्जांपल है आपके बुक में कसकटा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, इंसेक्टिवोरियस प्लांट। हाँ तो बच्चों अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसेक्टिवोरियस प्लांट। ओके, इंसेक्टिवोरियस प्लांट को बच्चों और क्या बोलते हैं, कीटनाशक पादप। क्या बोलते हैं, कीटनाशक पादप, ये भी बोलते हैं। ठीक है, इंसेक्टिवोरियस को हम क्या बोलते हैं, कीटनाशक पादप बोलते हैं। फ्यू प्लांट्स व्हिच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम, दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट। यानी कुछ पौधे, सभी प्लांट नहीं, कुछ फ्यू प्लांट्स यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ट्रैप करते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब है ना, कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट होते हैं वो फ्लावर के ऊपर बैठते हैं, लीफ के ऊपर बैठते हैं। क्यों, क्योंकि उनको जो है अपना नेक्टर चाहिए होता है। तो जब उनके ऊपर कोई भी आके बैठता है तो उसको एकदम ट्रैप कर लेते हैं और उसको अंदर लेके डाइजेस्ट करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरियस प्लांट बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इंसेक्टिवोरियस प्लांट का मैंने एग्जांपल लिखवाया था, क्या था, पिचर प्लांट। क्या था, पिचर प्लांट था। तो पिचर प्लांट के हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे। ये बिल्कुल ऐसे है कि अपने को पूरा याद करना पड़ेगा, इसके अंदर आप कुछ भी कट ऑफ नहीं कर सकते। इन दिस प्लांट द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। इसके अंदर जो प्लांट का जो लीफ पोर्शन होता है,
ठीक है, वो लीफ पोर्शन मॉडिफाइड हो जाती है किस फॉर्म में, है ना, पिक्चर फॉर्म में, यानी जो घट रूप होता है, घड़ा टाइप में होता है, उस फॉर्म में ये बदल जाती है। क्या बदलता है? लीफ, है ना, लीफ को ध्यान में रखना है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड which can open and close the mouth of the pitcher। और ये जो इसका ऊपर का पोर्शन होता है वो एक लिड की तरह बन जाता है, यानी ढक्कन की तरह बन जाता है, जो कि क्लोज भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर व्हिच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। और इस पिक्चर के अंदर क्या होते हैं? हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि नीचे डाउनवर्ड होते हैं, नीचे की तरफ ये होते हैं, ठीक है। When an insect lands in the picture, जब कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर बैठता है, the lid closes and the trapped insect get entangled into the hair। तो जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठता है, ये जो लिड है वो क्लोज कर लेता है और वो इंसेक्ट को ट्रैप कर लिया जाता है, वो हेयर के अंदर आके वो फंस जाता है, ठीक है। The insect is digested by the डाइजेस्टिव जूस। और इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव जूस होता है जिसके द्वारा वो इंसेक्ट का डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब। और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्सॉर्ब किया जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट। और ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट को ईट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरियस प्लांट बोलते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ग्रीन तो होते हैं, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन और अन्य न्यूट्रिएंट्स की इनके अंदर कमी होती है, और वो न्यूट्रिएंट्स ये इंसेक्ट से लेते हैं, कीड़े मकोड़ों से लेते हैं, जिस कारण ये इस तरह से उन इंसेक्ट को भी ट्रैप करके उनको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, हमारा थर्ड टॉपिक है सेप्रोट्रॉफ। क्या है हमारा? सेप्रोट्रॉफ। हमने फर्स्ट और सेकंड हमने कौन सा देखा था? पैरासाइट्स देखे थे, और हमने क्या देखा था? इंसेक्टिवोरियस प्लांट भी देखे थे। अब हमारा थर्ड पॉइंट है सेप्रोट्रॉफ। ये क्या होते हैं बच्चे? इनको हिंदी में मैंने बोला मृतोपजीवी, यानी जो डेड होते हैं, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग, यानी मरे हुए और सड़े गले चीजों के ऊपर, ठीक है ना, सड़ा गला, जैसे कोई कपड़ा खराब हो रहा है, गल रहा है, तो उसके ऊपर इस तरीके से, है ना, उसके ऊपर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफ। जैसे कि इसकी डेफिनेशन लिखी है, सच ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म जो कि सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जो कि अपनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं। और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? The mode of nutrition in which organisms take in nutrient from dead and decaying matter is called सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी वो न्यूट्रिशन का मोड, वो तरीका, वो प्रोसेस जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेड एंड डिकेइंग से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अपन देखते हैं बहुत ही चीजें गल गई है, सड़ गई है, आप देखते हैं कोई भी मरे हुए कोई भी जानवर आपको सड़क पे नजर आता है, उसके ऊपर भी मच्छर है, मक्खियां हैं, ऐसे भिनभिनाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन पे रह के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि अपने फूड को कवर्ड करके रखना है, ढक के रखना है। क्यों? ताकि अगर उस पर कोई मक्खी जाके बैठ जाएगी, वो मक्खियां वगैरह कहाँ पे बैठी हुई होती है बच्चों, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि हमारे फूड को कवर्ड करके रखना है। और प्लीज डोंट ईट अनकवर्ड फूड। बिना ढके हुए खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर पता नहीं कौन कौन से जो है इंसेक्ट आके बैठते हैं, और वो कहाँ पे बैठे हुए होते हैं। आप समझ सकते हैं मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि सेप्रोट्रॉफ क्या होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है फंगाई। फंगाई को हिंदी में हम बोलते हैं कवक। ओके, और इसको हम आम भाषा में, घरेलू भाषा में फफूंद भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कभी ब्रेड के ऊपर फफूंद लगी हुई मिलती है अपने को। कई पुरानी अगर ब्रेड हो जाती है, चपाती अगर पुरानी हो जाती है तो उसके ऊपर फफूंद हमें देखने को मिलती है ना। जब रेनी सीजन होता है तो हम दीवारों के ऊपर भी हम काली काली हमें फफूंद देखने को मिलती है। कभी कभार हम लेदर के ऊपर, अचार के ऊपर अगर पूरा ऑयल से कवर्ड नहीं होता है तो व्हाइट व्हाइट हमें फफूंद देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है? हम देखते हैं कि ना इनका कोई माउथ है ना कुछ है। तो ये जो फंगस है,
फंगाई है वो कहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेती है, तो वो जो है जिनके ऊपर रहती है, जैसे कि पिकल्स यानी अचार, लेदर, क्लोथ, है ना, इनके ऊपर रह के फिर इनसे न्यूट्रिशन लेती है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल है मशरूम। मशरूम भी एक प्रकार का फंगस है जो कि डिकेड मटेरियल के ऊपर रहता है, और मशरूम जो है एक ऐसा फंगस है जिसे खाने के काम में भी लिया जाता है, एक प्रकार से वेजिटेबल हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, कई जने खाते हैं मशरूम, और ये एक बहुत ही हेल्दी होता है। तो इस तरीके से आपको सेप्टोट्रॉफ ये समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, आगे हम देखते हैं सिम्बायोसिस। ये क्या होता है सिम्बायोसिस, जिसको हम बोलते हैं सहजीवी। क्या बोलते हैं? सहजीवी। देखिए ये क्या होता है, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। मतलब अगर मैं अपने घर में रह रही हूँ तो मैं किसी को अपना शेल्टर भी शेयर करने के लिए दूंगी, और वो अगर उसके पास में न्यूट्रिएंट्स है तो वो न्यूट्रिएंट्स मुझे शेयर करने के लिए देगा। इस तरह से दोनों जने पार्टनरशिप के अंदर रहते हैं और दोनों जने मिलकर अपना काम करते हैं, दोनों जने मिलकर रहते हैं। इस प्रकार के जो रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सिम्बायोसिस बोलते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, सम फंगाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। कुछ फंगाई ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स के रूट्स के अंदर रहते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिशन टू द फंगस। अब फंगस उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं? उन्हें वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि कुछ फंगाई जो है प्लांट की रूट्स में रहते हैं। उनके रहने का क्या मतलब है? क्योंकि फंगाई को क्या चाहिए? शेल्टर चाहिए। फंगाई जैसे ब्रेड के ऊपर रह रही है तो वो ब्रेड उसका क्या न्यूट्रिशन और वो ठीक है। तो फंगस जो है वो यहाँ पे क्या उसकी रूट्स में रह रही है, तो फिर शेल्टर मिल गया। बदले में फंगस प्लांट को क्या दे रहा है? वाटर दे रहा है, और वाटर के साथ में क्या दे रहा है? कुछ सर्टेन जो न्यूट्रिएंट्स जो कि फंगस के पास में है अवेलेबल, वो न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक और सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिम्बायोसिस का, लाइकेन। ओके, लाइकेन क्या होता है? अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर इज एन एल्गा। जैसे लाइकेन के अंदर इसका किनके बीच में रिलेशनशिप होता है? एल्गा एंड फंगस के बीच में रिलेशनशिप होता है। एल्गा यानी शैवाल, मैंने बताया था, फंगस मीन कवक, यानी एक एल्गा और एक फंगस दोनों मिलके पार्टनरशिप के साथ में रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, उस रिलेशनशिप को बोलते हैं लाइकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइकेन। और एल्गा के अंदर हमने पहले पढ़ा था कि एल्गा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जब वो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इट मींस एल्गा फंगस को क्या प्रोवाइड करवाएगा? फूड प्रोवाइड करवाएगा, और फंगस उसको क्या प्रोवाइड करवाएगा? शेल्टर प्रोवाइड करवाएगा। देखिए इस बार क्या लिखा है, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर इफ एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। Fungus provides shelter, water and minerals to the alga, and alga prepares and provides food to the fungus. ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये आपको याद रखना है कि जो लाइकेन है वो किसका रिलेशनशिप है? फंगस एंड एल्गा का रिलेशनशिप है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। कि कैसे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को हम उसके जो न्यूट्रिएंट्स उसको बनाए रख सकते हैं, उसकी क्षमता को और ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि जो सॉइल उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्यों कम हो जाते हैं। तो कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, है ना, मिट्टी के अंदर जो है कंटिन्यू हम उसको कल्टीवेशन करते रहेंगे, खेती करते रहेंगे, तो मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। तो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लग जाएगी। देयरफॉर फार्मर एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसीलिए किसान जो है मिट्टी के अंदर मैन्योर यानी खाद, फर्टिलाइजर्स यानी कीटनाशक दवाइयां ऐड करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। इसको शॉर्ट फॉर्म में NPK भी बोलते हैं। N फॉर नाइट्रोजन, फास्फोरस, P फॉर फास्फोरस एंड K फॉर पोटेशियम। अब आप बोलेंगे K फॉर पोटेशियम क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम का सिंबल है K। ओके, इस तरह से उसका शॉर्ट फॉर्म है NPK, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी, एक्सेट्रा।
These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. और ये nutrients को समय समय पे मिट्टी के अंदर डालना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, अब एक और है कि ये सारी चीज, अब जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्लांट्स को, एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन है, परंतु वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं लेता है। जैसे कि प्लांट एयर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, बट वो नाइट्रोजन गैस फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। तो प्लांट नाइट्रोजन को कैसे लेते हैं? सॉल्युबल फॉर्म में, यानी घुलनशील रूप के अंदर वो नाइट्रोजन को लेते हैं। अब वो कैसे होगा कि जितने भी लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, जैसे पल्सेस के, बीन्स के, ग्राम के, ये जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट नोड्यूल्स होती हैं बच्चों। जैसे कि ये, जैसे कोई रूट्स हैं, तो रूट्स नोड्यूल्स होती हैं, जड़ों की गांठें होती हैं, उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? उस नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? कन्वर्ट करता है और वो यूजेबल फॉर्म में बना देता है, जिससे कि वो पानी की, मिट्टी में रहती है, वो पानी के अंदर डिवॉल्व होके प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे भी हमें सिम्बोसिस का एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि जो राइजोबियम है वो रूट नोड्यूल्स में रह रहा है, तो मतलब राइजोबियम को क्या मिल रहा है? शेल्टर मिल रहा है, और बदले में राइजोबियम क्या दे रहा है? उसको नाइट्रोजन दे रहा है। तो इस तरह से देखिए, मैंने एरो बना के लिखा है, राइजोबियम प्लांट्स को क्या दे रहा है? नाइट्रोजन, और प्लांट्स राइजोबियम को क्या दे रहे हैं? फूड एंड शेल्टर। ओके बच्चों, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। बच्चों, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज आप मुझसे शेयर करिए, बताइए, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का समाधान कर सकूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।